In this video, we will discuss about virus, वायराइड एंड लाइकेन। तो इस वीडियो में हम लोग का मेन एम होने वाला है डिस्कशन का वायरस, वायराइड एंड लाइकेन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, वी विल फर्स्ट लर्न अबाउट थियरीज एंड कंसेप्ट, देन वी विल डू NCERT रिवीजन। NCERT पे क्या कहता है इन टॉपिक्स पे हम उसे रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद हम करने वाले हैं नीट PYQ, जहाँ से अपने को आइडिया लगेगा कि नीट में किस तरह के क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वायरस के बारे में। तो वायरस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात है 1892 की। 1892 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था दमित्री इवानोवस्की। दमित्री इवानोवस्की। तो 1892 में दमित्री इवानोवस्की नाम के एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने देखा किसको, एक डिजीज़ काज हो रही थी टोबैको में, और वो डिजीज़ थी मोजैक डिजीज़ इन टोबैको। तो उन्होंने क्या किया कि टोबैको पे उन्होंने देखा कि एक तरह की डिजीज़ हो रही है, मोजैक टाइप की डिजीज़ हो रही है। तो इस पे उन्होंने काफ़ी हद तक रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि कोई एक बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है और उसका साइज़ है ना लेस देन बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर को वो क्रॉस कर गया था। तो इसकी वजह से ना उनको एक आइडिया लगा कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहा है, टोबैको में मोजैक डिजीज़ को काज कर रहा है। और ये किसने देखा था, दमित्री इवानोवस्की ने। तो यहाँ से पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि वायरस की खोज किसने की, तो वायरस वाज डिस्कवर्ड बाई दमित्री इवानोवस्की, या बहुत लोग इसको DJ इवानोवस्की भी कहते हैं। ठीक, कब किया था, 1892। ये इस सन NCERT में गिवन है, तो ये आपके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए WM बेजरनिक, वो आए 1898। WM बेजरनिक, ठीक, ये आए 1898 में। इन्होंने भी उसी प्लांट पे, टोबैको के प्लांट पे जो मोजैक डिजीज़ हो रही थी उसको इन्होंने उसके एक इन्फेक्टेड पार्ट को लिया। और अच्छा, ये इन्फेक्शन अभी बता दे रहे हैं, ये इन्फेक्शन काज करता है TMV, इसको बोलते हैं हम लोग टोबैको मोजैक वायरस। तो इसने क्या कर रखा था, एक टोबैको पे इन्फेक्शन काज कर रखा था। तो उन्होंने क्या किया, इन्फेक्टेड पार्ट लिया और इस पार्ट को उन्होंने क्या किया कि जो फ्रेश इन्फेक्टेड पार्ट लिया और उसको कनेक्ट विथ फ्रेश या नॉन इन्फेक्टेड टोबैको। और उन्होंने देखा क्या कि जो दूसरा टोबैको था वो भी इससे क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। ठीक, और वो भी इससे इन्फेक्टेड हो गया। तो इसका उन्होंने नाम रखा ना, इसका उन्होंने वायरस का नाम रखा कंटेनियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दरअसल प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया था तो वो फ्लूइड जैसा था। इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो आंसर होगा WM बेजरनिक। किसके लिए दिया गया था, तो उसके कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि वो दिया गया था हम वायरस के लिए। और ये किस वायरस पे रिसर्च चल रही है, TMV पे। तो अगर पूछ दे कि वायरस की खोज किस वायरस से हुई थी, तो वो TMV से हुई थी। किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, टोबैको पे किसने किया था, DJ इवानोवस्की। किस सन में किया गया था, 1892। तो ये 4 पॉइंट अभी के लिए ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट है WM स्टैनले। नेक्स्ट पॉइंट है WM स्टैनले, ये आए थे 1935 में। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गजब की चीज़ प्रूव की और उन्होंने ये बताया ना कि देखो जो वायरस होता है ना उसको हम लोग क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, कैन बी क्रिस्टलाइज। और उन्होंने क्रिस्टल में बताया कि मेनली जो कंटेंट मिलता है वो मेनली कंटेंट मिलता है प्रोटीन का। इन्होंने क्या किया, WM स्टैनले ने, उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया और उसमें बताया कि जो मेनली या लार्ज अमाउंट में जो मिलेगा, लार्ज अमाउंट में जो मिलता है, लार्ज अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। ठीक, तो यहाँ से अपने को एक आइडिया मिल गया कि वायरस जो होता है इनर्ट होता है आउटसाइड द होस्ट। अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के भीतर नहीं है तो वो कैसा होगा, इनर्ट होगा और कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि वायरस एक्चुअल में होता क्या है। तो वायरस देखो, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। पहली पॉइंट जो ध्यान रखना है, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि ये हमेशा, ऑब्लिगेट का मतलब ऑलवेज, कन्फर्म्ड है, ऑलवेज पैरासाइट, हमेशा पैरासाइट ही रहेंगे। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी दूसरे तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएं। तो ये हमेशा ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। दूसरी बात, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ना तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना ही ये यूकैरियोटिक सेल है। तो इसका मतलब क्या कि ये सेल नहीं है, आंसर हाँ, ये सेल नहीं होता। वायरस की स्ट्रक्चर जो होती है असेलुलर टाइप की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, वायरस की जो स्ट्रक्चर होगी दैट्स इज असेलुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये वायरस शो करेंगे। तो वायरस में होता क्या है, ये देख लो। वायरसेस जो होते हैं वो एक्चुअल में होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब इसमें दो चीज़ होगा, दो वर्ड है, एक वर्ड होता है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा वर्ड होता है प्रोटीन। तो वायरस सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है प्रोटीन। तो इसमें ना तो किसी तरह का न्यूक्लियाइड मिलेगा, ना तो साइटोप्लाज्म मिलेंगे, ना तो राइबोसोम मिलेगा, इसलिए इसको अपन सेल नहीं बोलते हैं, इसको असेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड में देखोगे तो इसमें न्यूक्लिक एसिड या तो DNA मिलेगा या RNA मिलेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, या DNA रहेगा या RNA रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। ठीक है, दोनों नहीं रहेंगे। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन कैप्सूल बनाता है, आउटर लेयर बनाता है, किसकी,
वायरस की। तो वायरस में भीतर क्या होता है, डीएनए या आरएनए। तो इनमें जो वायरस में डीएनए आरएनए जो होता है यही एक्चुअल में इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शियस। तो वायरस में जो इन्फेक्शियस पार्ट है वो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए है। प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है नॉन इन्फेक्शियस होता है। और प्रोटीन वाले पार्ट का काम क्या है, प्रोटीन वाले पार्ट का काम होता है कैप्सूल बनाना, आउटर लेयर बनाना, और ये जो न्यूक्लिक एसिड है जो इन्फेक्शियस है उसको सुरक्षा प्रदान करना, इसका काम होता है इसको सिक्योरिटी प्रदान करना। ठीक, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है जैसे डीएनए या आरएनए है, तो इसमें एक चीज़ थोड़ा सा ये कॉमन होता है कि जो मेनली प्लांट को वायरसेस होते हैं उनमें ज़्यादातर मोस्टली, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मोस्टली, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। तो प्लांट के जो वायरसेस होते हैं उसमें मोस्टली आरएनए पाया जाता है, और जो एनिमल्स के वायरसेस होते हैं उसमें मोस्टली डीएनए पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्लांट जिसमें आरएनए पाया जाएगा जिन वायरसेस में, वो एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, करेंगे, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो करेंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी है आरएनए वाले वायरसेस की वो प्लांट को इन्फेक्ट करती है, और जो मेजॉरिटी है डीएनए वाले वायरसेस की वो इन्फेक्ट करती है एनिमल्स को। ओके, अब ये जो कैप्सूल बनता है ये किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है, और इसकी जो एक यूनिट होती है, अगर इसके एक यूनिट की बात करें तो उसके एक यूनिट को अपन कैप्सोमियर कहते हैं। उसकी एक यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें डिस्कस करें बैक्टीरियोफेज की, तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब खाने वाला, यानी ये ऐसे वायरस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को अपन बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। अगर यहाँ पे बोल देता, यहाँ पे अगर माइकोफेज होता, तो यहाँ पे ध्यान दो, माइको का मतलब होता है फंजाई, फेज का मतलब खाने वाला, तो इसमें वो वायरस आएंगे जो इन्फेक्ट करते हैं फंजाई को। ठीक है, नेक्स्ट अगर ध्यान दे तो बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस की बात करें तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसका डीएनए होता है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। इसी तरह जो रिसर्च की गई थी टीएमवी पे, टोबैको मोजैक वायरस पे जो रिसर्च की गई थी, तो इनका जब जेनेटिक मटेरियल देखा गया तो इसका जेनेटिक मटेरियल बना हुआ था आरएनए का। इसी तरह अगर ह्यूमंस में एक बहुत न्यूटेरियस वायरस है एचआईवी, इसका भी जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है आरएनए, इसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल भी होता है आरएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल सीएमई का भी जेनेटिक मटेरियल का होता है आरएनए होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, तो वायरसेस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ काज करते हैं। अगर कॉमन डिजीज़ की बात करें तो ह्यूमंस में एड्स काज करता है, और एड्स जो होता है वो ह्यूमन इम्यूनो वायरस एचआईवी की वजह से होता है। मम्प्स एक डिजीज़ है, ये काज करता है कौन सा वायरस, मम्प्स वायरस काज करता है, और मम्प्स वायरस एक्चुअल में पैरामिक्सो ग्रुप का वायरस है, पैरामिक्सो ग्रुप वायरस, पैरामिक्सो ग्रुप का वायरस होता है मम्प्स वायरस, वो डिजीज़ काज करता है मम्प्स। इसी तरह बात करें स्मॉल पॉक्स डिजीज़ काज करता है, ठीक है, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस काज करता है स्मॉल पॉक्स। इन्फ्लुएंजा ये डिजीज़ काज करता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और बहुत लोगों को ये लगता है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो बैक्टीरिया, इट्स नॉट बैक्टीरिया, इट्स अ वायरस। तो ये डाउट हो तो इसको क्लियर कर लेना। ओके, तो वायरस में अगर हम यहाँ पे देखें, एक चीज़ यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी का इमेज है, इंपॉर्टेंट है। ये इमेज है एक्चुअल में टीएमवी का, टोबैको मोजैक वायरस का। तो टोबैको मोजैक वायरस में जब आप ध्यान दोगे तो ये रेड रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो रेड रेड कलर की स्ट्रक्चर है ये है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। टीएमवी में जो इन्फेक्शन काज होते हैं सारे इन्फेक्शन काज होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से। इसके चारों तरफ ये जो एक यूनिट ये जो बनी हुई है, इस एक यूनिट को अपन कैप्सोमियर कहते हैं, और सारे कैप्सोमियर को मिला के अपन कैप्सिड बोलते हैं। तो कैप्सिड का काम क्या होता है, आरएनए को प्रोटेक्शन देना, जबकि आरएनए का काम क्या होता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आरएनए होता है वो क्या करता है कि ये एक सेल है, आरएनए जब इसको इन्फेक्ट करेगा, वायरस का आरएनए जब इन्फेक्ट करेगा तो इस सेल को एज अ फैक्ट्री यूज करेगा। मतलब आरएनए खुद से वायरस कुछ नहीं बनाएगा, लेकिन जब ये किसी होस्ट के भीतर जाएगा तो ये इसका आरएनए होस्ट के आरएनए से मिक्स कर जाएगा, होस्ट का आरएनए और इसका आरएनए मिक्स करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, आरएनए का फार्मेशन होगा। अब ये फार्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बस ध्यान दो, आरएनए इंटर करने के बाद डीएनए बनाता है, और इसका डीएनए होस्ट के डीएनए से मिक्स करता है, और होस्ट का डीएनए फिर क्या करता है, वायरस वाला डीएनए बनाता है। अब ये जो वायरस वाला डीएनए होता है इससे वायरस वाला आरएनए बनता है, और ये आरएनए फिर से जाके एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है। तो वायरस खुद से डिवाइड नहीं कर सकता, कब डिवाइड करेगा, जब वो किसी होस्ट सेल के भीतर जाएगा तब वो होस्ट सेल को एज अ फैक्ट्री यूज करेगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास में ये है एक बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, खाते हैं। तो इनमें देखोगे तो इनका बैक्टीरियोफेज जो वायरस है वो 3 पार्ट्स में देखो डिवाइड है। एक तो पार्ट इसका हेड होता है, हेड के नीचे आपको मिलेगा कॉलर, कॉलर के नीचे ये मिलती है सीथ, ये सीथ क्या होती है, कंट्रक्टाइल होती है। कंट्रक्टाइल का मतलब है ये सीथ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 6 टेल फाइबर्स मिलेंगे जो हेल्प करते हैं वायरस का लोकोमोशन करने में और बैक्टीरिया को पकड़ने में। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके हेक्सागोनल हेड में होता है, हेड यहाँ पे ध्यान दो हेक्सागोनल है। तो इसका जो हेक्सागोनल हेड होता है इसके भीतर यहाँ पे पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसका इन्फेक्शियस पार्ट, इसका वायरस का इन्फेक्शियस पार्ट होता है ये। ओके,
तो यहाँ पे देखो वायरस में एक चीज़ तो ध्यान रखना कि वायरस ना तो लिविंग है, नॉट लिविंग, नॉर नॉन लिविंग। तो वायरस को ना तो अपन लिविंग कम्प्लीटली लेते हैं और ना ही नॉन लिविंग लेते हैं, इसको अपन लेते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक। क्यों? क्योंकि आउटसाइड द होस्ट ये नॉन लिविंग होता है, बट जब ये पहुँचता है इनसाइड द होस्ट ये हो जाता है लिविंग, ये हो जाता है लिविंग। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो डिस्कशन करने का है वो है वायरस। वायरस में क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वायरस में जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका डिस्कवरर कौन है, किसने इसको डिस्कवर किया था? तो डिस्कवर किया था टी.ओ. डाइनर ने। टी.ओ. डाइनर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोज करी थी वायराइड की। ठीक, इसके बारे में दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, ये एक डिजीज़ काज करता है, काजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ये दूसरा फैक्ट है। तीसरा फैक्ट इसमें ध्यान दो, इट्स अ इन्फेक्शियस आरएनए, ये इन्फेक्शियस आरएनए होता है। और इस वायरस में देखोगे तो वायरस में आपको एक प्रोटीन की कोट मिली थी, तो इसमें प्रोटीन की कोट अब्सेंट होती है, तो विदाउट प्रोटीन कोट। वायराइड का आरएनए देखोगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, हैज लो मॉलिक्यूलर वेट। इसके अलावा भी ध्यान रखना है तो सिर्फ एक फैक्ट बता सकते हो, साइज़ में छोटा होगा वायरस से भी, सिंपल है, वायरस से छोटा होगा क्योंकि इसके पास प्रोटीन की कोट नहीं है। तो वायराइड में 5 फैक्ट्स तो कभी मत भूलना। वायराइड्स की खोज की थी टी.ओ. डाइनर ने 1971 में, वायराइड्स की खोज की थी टी.ओ. डाइनर ने 1971 में, पहला फैक्ट जो नहीं भूलना। दूसरा, ये डिजीज़ काज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट, इट्स अ इन्फेक्शियस आरएनए। चौथा फैक्ट, इसमें प्रोटीन कोट नहीं पाई जाती। और पांचवीं बात जो ध्यान रखना है, वायराइड्स के जो आरएनए होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। ठीक, ये 5 फैक्ट्स अगर पता है तो वायराइड से जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे 100% हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। वायराइड्स के बाद अपन डिस्कस करते हैं प्रियॉन्स। वायराइड्स के बाद अपन डिस्कस करते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं? तो प्रियॉन्स इज एबनॉर्मली फोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन। ये जो टर्म लिख रहा हूँ ना, ये टर्म डायरेक्ट पूछ लेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रियॉन्स जो होता है एक्चुअल में ये एबनॉर्मल फोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन है, यानी ऐसे प्रोटीन है जो इन्फेक्शन काज करेगी, और इसमें जो फोल्डिंग हुई है वो नॉर्मल नहीं हुई है, इसलिए ये इन्फेक्शियस हो गई है। तो प्रियॉन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। ओके, ये डिजीज़ कौन सा काज करती है? तो एक तो ये बताओ, ये वायरस से छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो इनमें ना तो डीएनए मिलेगा ना ही आरएनए मिलेगा, ऐसा कुछ जेनेटिक मटेरियल में नहीं होता, एब्सेंट होते हैं, केवल और केवल ये प्रोटीन्स ही होती हैं। ये जो डिजीज़ काज करती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो डिजीज़ काज करती है उस डिजीज़ का नाम है BSC, बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी नाम की डिजीज़ ये काज करती है। इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है मैड काउ डिजीज, इसका दूसरा नाम होता है मैड काउ डिजीज़। और ये डिजीज़ किस में होते हैं? कैटल्स में होते हैं, जैसे काउ हुआ, बुफेलो हुआ, तो इनमें इस तरह की डिजीज़ देखने को मिलती है। तो प्रियॉन्स के बारे में 2 बात कभी नहीं बोलना है। पहला, एबनॉर्मली फोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन है, ये डिजीज़ जो काज करती है उसका नाम बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSC या मैड काउ डिजीज़ होता है। और ये जो मैड काउ डिजीज़ है, जो BSC है या बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी बोलो या मैड काउ डिजीज़ बोलो, ये दोनों नाम सेम है, एक ही डिजीज़ के नाम है। तो ये जो होता है ये एनालॉगस होता है, एनालॉगस होता है किसके? CJD। CJD का मतलब CR जैकब डिजीज़। ये डिजीज़ काज करती है ह्यूमंस में। ह्यूमंस में जो CJD होती है, CR जैकब डिजीज़ जो होती है, वो एनिमल्स में होने वाली मैड काउ डिजीज़ या बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी के एनालॉगस होती है। दोनों डिजीज़ एनालॉगस होती है। दोनों डिजीज़ में होता क्या है? तो इनमें तुमको देखने को मिलेगा न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, ये अफेक्ट करती हैं ब्रेन को। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। तो प्रियॉन में 3 बातें ध्यान रखो, प्रियॉन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है, ये बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी या मैड काउ डिजीज़ काज करती है कैटल में। ये जो मैड काउ डिजीज़ होता है ये CR जैकब डिजीज़ जो ह्यूमंस में होने वाला एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, उसके एनालॉगस होती है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है लाइकेन। लाइकेन के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइकेन्स देखो एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या? ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दोनों का फायदा होगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब बोथ गेट बेनिफिटेड, दोनों को फायदा होगा। तो ये एसोसिएशन किसके बीच का है? तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। तो लाइकेन का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वो किसके किसके बीच होता है? एल्गी के बीच होता है और फंजाई के बीच होता है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं एल्गी, यहाँ पे अपन लिखते हैं फंजाई। अब एल्गल पार्ट जो होता है, एल्गल पार्ट को अपन बोलते हैं फाइकोबायंट, फाइकोबायंट। एल्गल पार्ट को फाइकोबायंट बोलेंगे और फंगल पार्ट को बोलेंगे माइकोबायंट, क्योंकि फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, सॉरी माइकोलॉजी, और एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। इसलिए एल्गल पार्ट को बोलेंगे फाइकोबायंट और फंगल पार्ट को बोलेंगे हम लोग माइकोबायंट। एल्गी जो होता है ऑटोट्रॉपिक होता है और फंजाई जो होता है यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक होता है, ये सबको पता है। तो फंजाई करता क्या है और एल्गी क्या करता है? तो एल्गी क्या करता है? फूड बनाता है, और ये जो फूड बनाता है वो फंजाई को देता है। यानी ये फंजाई को क्या हो गया? गेट फूड फ्रॉम एल्गी। एल्गी क्या करेगी? फंजाई को फूड देगी, ठीक। और फंजाई बदले में क्या देगा? फंजाई क्या करता है? एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, शेल्टर, रहने के लिए जगह, एंड मिनरल,
मिनरल फ्रॉम फंजाई। तो फंजाई से एल्गी को मिलने वाला है शेल्टर एंड मिनरल्स, इसको मिलेंगे। ठीक, ये देखो कि यहाँ पे एक और दो फैक्ट्स और बता रहा हूँ लाइकेन के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइकेन जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं किसके, SO4 के, सेंसिटिव टू SO2 लिखो। तो जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी इन्वायरमेंट में, वहाँ लाइकेन डज नॉट ग्रो, लाइकेन वहाँ ग्रो नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, इन्वायरमेंट में SO2 ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये पॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं। तो लाइकेन्स आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। कौन सा पॉल्यूशन इंडिकेटर है, अगर कोई पूछे तो उसको बताना एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो लाइकेन्स आर गुड एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये सेंसिटिव होते हैं SO4 के और डज नॉट ग्रो इन एरिया वेयर SO2 इज मोर, डज नॉट ग्रो SO2 एरिया। तो जिस एरिया में SO2 का लेवल ज़्यादा होगा लाइकेन वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे, यानी लाइकेन पॉल्यूटेंट एरिया में ग्रो नहीं करते। तो लाइकेन के बारे में क्या ध्यान रखना है, लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इसमें एल्गल पार्ट को क्या बोलते हैं, फाइकोप्लांट, फंगल पार्ट को क्या बोलते हैं, माइकोप्लांट। एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, फूड बनाती है, वो फूड फंगस को देती है, तो फंजाई को फूड मिलता है एल्गी से। फंजाई क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी को मिनरल्स एब्जॉर्ब करके फंजाई एल्गी को देता है। अब ये जो लाइकेंस की खास बात क्या होती है कि लाइकेंस जो होते हैं ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी लाइकेंस SO2 के लिए सेंसिटिव होता है। जहाँ की एयर में SO2 की मात्रा ज़्यादा होगी लाइकेन वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक, वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं कर पाता है, यानी लाइकेन डज नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेंट एरिया। ठीक, लाइकेन के बारे में बस इतना ही जानना था। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज ऑफ NCERT। NCERT का क्विक रीजन करते हैं, वायरस, वायराइड, प्रियन एंड लाइकेन। अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वेटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन। लाइकेन को उन्होंने कहीं जगह नहीं दी। इसके अलावा और भी असेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखो वायरस, वायराइड, प्रियंस, ये तीनों असेलुलर है। वायरस भी असेलुलर होता है, विदाउट सेल का होता है, वायराइड्स भी विदाउट सेल होता है, प्रियंस भी विदाउट सेल होता है। इनको भी RS बीटा ने कहीं भी जगह नहीं दी। तो इसका हम यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बस ऊपर ऊपर इन चीज़ों को जानना है। ठीक, ऑल अस ऑफ हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू। तो हमें से सभी लोगों ने को एक बार तो कॉमन कोल्ड हुआ ही होगा। तो ये कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, ये कॉमन कोल्ड होता है वायरस की वजह से। ये कॉमन कोल्ड होता है वायरस की वजह से। अब वायरस को यहाँ पे वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस, वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली। क्यों, दे आर नॉट कंसिडर टू लिविंग। वायरस को हम लोग ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं। हम लिविंग किसको कंसिडर करते हैं, जिसके पास एक प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर हो। इसके पास तो प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर ही नहीं है, इसलिए इसको अपन ने लिविंग कंसिडर नहीं किया, इसलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको जगह नहीं मिली। वायराइड्स आर असेलुलर और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ये सेलुलर नहीं होते, इनके पास सेल नहीं होती। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ये देखो ये वायरस है कोई भी, और ये लिविंग सेल है। तो अगर ये लिविंग सेल से आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, तो जब तक ये बाहर की तरफ होता है तब तक ये क्या होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, एक क्रिस्टल की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कोई भी काम नहीं कर सकता, वैसे पड़ा रहता है। वंस दे इन्फेक्ट सेल, जब ये एक सेल के भीतर इन्फेक्ट कर जाते हैं या एक सेल के भीतर क्या पा जाते हैं, एंट्री पा जाते हैं, तो इस जो ये जो होस्ट सेल है इसको ये अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। ठीक है, वंस दे इन्फेक्ट सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, ये होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर करेंगे एंड रेप्लिकेट देमसेल्फ, यानी खुद का रिप्रोडक्शन करने के लिए ये होस्ट सेल का यूज करेंगे और बाद में उस होस्ट सेल को किल कर देते हैं। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। तो देखो सेल के बाहर है, लिविंग की तरह नहीं बिहेव करेगा, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। सेल के अंदर है, नॉन लिविंग की तरह नहीं बिहेव करेगा, लिविंग की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, वायरस का मतलब होता है ना वेनम, ये देखो NCERT में लिखा है, ये ध्यान रखना। वेनम और पॉइजनस फील्ड, वायरस शब्द का मतलब पूछ सकता है जिस हिसाब से आजकल NCERT पूछा जा रहा है। तो वायरस शब्द का मतलब होता है वेनस और पॉइजनस फ्लूइड। खोजा किसने, दमित्री इवानोव्स्की 1892 में। उन्होंने देखा कि जो मोजाइक डिजीज हो रही है टोबैको में, यानी टोबैको की जो मोजाइक डिजीज है वो किसी माइक्रोब्स के द्वारा हो रहा है। ये किसने देखा, दमित्री इवानोव्स्की ने, और वहीं से खोज हुई वायरस की। तो वायरस की खोज किसने की, दमित्री इवानोव्स्की ने। कब की, 1892 में की। कौन से वायरस में की, टोबैको मोजाइक वायरस की करके की। डिजीज कौन सी काज करता है, तो टोबैको में मोजाइक डिजीज काज करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो, टोबैको में क्यों खोज हुई, समझे, बताते हैं। देखो टोबैको का कंजप्शन ज़्यादा है, लोग टोबैको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कंपनीज भी टोबैको की काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में रहती है। तो जो भी कंपनी प्रॉफिट में होती है तो वो जिससे प्रॉफिट पाएगी उस पर रिसर्च करने का मौका देती है। ये समझो कंपनीज को प्रॉफिट टोबैको से होता है, इसलिए टोबैको में रिसर्च करने के लिए कंपनियाँ पैसा इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से टोबैको में ही इसकी खोज हो पाई। वायरसेस जो होते हैं दे आर फाउंड टू स्मॉलर दैन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। बिकॉज दैट पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी ये क्रॉस कर जाते हैं। एम जे बेजरनिक ने 1898 में उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, यानी ये मान लो प्लांट का ये लीफ है और ये लीफ इन्फेक्टेड है, तो इसमें से फ्लूइड निकाला, इसका क्या किया, एक्सट्रैक्ट लिया, यानी इसमें से फ्लूइड निकाला, और ये जो फ्लूइड था उसको उन्होंने हेल्दी प्लांट्स के ऊपर डाल दिया। ठीक, और हेल्दी प्लांट के ऊपर जैसे ही डाला तो वो जो हेल्दी प्लांट था उसमें भी इसने क्या कर दिया, इन्फेक्शन काज कर दिया, तो इन्होंने नाम रखा वायरस। तो यहाँ पे ना तुमको एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, क्या कि वायरस टर्म जो दिया था WM बेजरनिक ने दिया था, WM बेजरनिक ने दिया था। खोज किसने की, DJ इवानोव्स्की। नाम किसने दिया, WM बेजरनिक। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने ना इसको बोला था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो तुमसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम ये किसका स्टेटमेंट है, तो WM बेजरनिक ने ये कहा था। इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। WM स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था और उन्होंने ये बताया कि इस क्रिस्टल में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है। ठीक, और यहाँ से हमको पता चला कि ये होस्ट सेल के बाहर वायरस जो होता है
किसकी तरह बिहेव करता है, एक इनर्ट की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे खास बात, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरसेस जितने भी होते हैं सब ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, वायरसेस में प्रोटीन्स के अलावा जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों हो। अब वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दो चीज़ होती है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए होगा या आरएनए होगा। इसमें खास बात देखना कि जो न्यूक्लिक प्रोटीन होती है वही इन्फेक्शियस होती है, जेनेटिक मटेरियल इनका इन्फेक्शियस होता है, प्रोटीन वाला पार्ट नॉन इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल बात करें तो वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं एनिमल को उनके पास या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसको अपन बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो जो बैक्टीरियोफाज होता है वायरस, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस होता है उनमें हमें डीएनए मिलता है। प्रोटीन कोड की अगर बात करें तो वो प्रोटीन कोड जैसे अपन देखते हैं जब टीएमवी में देखते हैं तो टीएमवी में जो प्रोटीन कोड होती है ऐसे ऐसे बनी होती है। तो प्रोटीन कोड जो बनी होती है वो स्मॉल सब यूनिट से बनती है जिसको अपन कैप्सोमियर कहते हैं, और इस लार्ज सब यूनिट को बोलते हैं कैप्सिड। इनका काम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन करना। और ये जो कैप्सोमियर होता है ना ये हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री के फॉर्म में रहते हैं। वायरसेस कौन सा डिजीज काज कर सकते हैं, मम्स काज कर सकता है, स्मॉल पॉक्स कर सकता है, हर्ब्स कर सकता है, इन्फ्लुएंजा कर सकता है, एड्स तो जानते ही हो, एड्स ह्यूमन में एक वायरस से काज होता है और उस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV के पास देखोगे तो 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, HIV के पास 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। प्लांट्स में वायरस जो होते हैं मोज़ेक का फॉर्मेशन करते हैं या लीफ रोलिंग करते हैं या कर्लिंग करते हैं, येलोविश कर देंगे, वेन क्लियरिंग करेंगे, ड्वार्फिंग करेंगे, ग्रोथ को स्टंट करेंगे, ये डिजीज वायरस काज करते हैं। तो इसमें देखो इसमें ये एक यूनिट कैप्सोमियर है और इस पूरे को अपन बोलते हैं कैप्सिड, और इसका काम क्या होता है, आरएनए को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये बैक्टीरियोफाज है। टेल फाइबर्स का काम क्या होता है, लोकोमोशन में करता है एंड और क्या करता है, ये बैक्टीरिया को होल्ड करता है। पूछ देगा कि बैक्टीरियोफाज में बैक्टीरिया को होल्ड करने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर यूज होती है, तो टेल फाइबर बैक्टीरिया को होल्ड करता है जिससे ये इन्फेक्शन कर पाता है। वायराइड्स की खोज किसने की, टियोडाइनर ने की। कब की, 1971 में टियोडाइनर ने किया था। एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट की खोज की दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से भी छोटा होता है। ये कौन सी डिजीज काज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इसमें क्या होता है, केवल और केवल आरएनए होता है। इट लैक्स द प्रोटीन कोड, इसमें प्रोटीन कोड नहीं पाई जाती है, हैंस नेम एज वायराइड्स। तो वायराइड्स में क्या होता है, प्रोटीन कोड नहीं पाई जाती है, इसमें केवल और केवल फ्री आरएनए होता है। आरएनए भी होता है, वो आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी ने प्रियांस के बारे में क्या देखा है कि इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज पाई गई जो ट्रांसमिट हो रही थी एक एजेंट के द्वारा, और वो एजेंट था एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। यानी अपने को कुछ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन मिली जो इन्फेक्शन काज कर रही थी, और कहाँ पे, ब्रेन में, या न्यूरोलॉजिकल डिजीज थी। एजेंट की अगर साइज़ की बात करें तो वायरस के सिमिलर था। इस एजेंट का हमने नाम रखा प्रियांस। तो प्रियांस क्या होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज काज करते हैं, ये इन्फेक्शियस होते हैं। इससे जो मोस्ट नोटेबल डिजीज जो ये काज करता है वो होता है बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। प्रियांस कौन सी डिजीज काज करता है, बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSC, जिसको कॉमनली हम लोग मैड काउ डिजीज कहते हैं कैटल्स में। और ये जो मैड काउ डिजीज है ये CJD डिजीज जो ह्यूमंस में होती है उसके एनालॉगस है, CR जैकब डिजीज के एनालॉगस होता है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लाइकेन। लाइकेन जो होता है एक्चुअल में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन, यानी दोनों लोग को फायदा होगा। ये एसोसिएशन किसके बीच होता है, तो बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई के बीच में होता है। एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायंट बोलते हैं, फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायंट कहते हैं। अब अगर एल्गल कंपोनेंट की बात करें तो वो ऑटोट्रोपिक होता है, फंगल कंपोनेंट की बात करें तो ये हेट्रोट्रोपिक होता है। एल्गी क्या करेगी, फूड बनाएगी किसके लिए, फंजाई के लिए, और फंजाई क्या करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा और एब्जॉर्ब करेगा मिनरल न्यूट्रिशन, वाटर भी फॉर इट्स पार्टनर यानी फॉर एल्गी। इनमें देखोगे ना सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन, इनका एसोसिएशन इतना क्लोज होता है ना कि वंस अ लाइकेन, कोई अगर एक लाइकेन को देखेगा तो नेवर इमेजिन, कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि दे हैड 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के भीतर 2 ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कोई भी इमेजिन तक नहीं कर सकता। ये इतने क्लोज एसोसिएटेड होते हैं। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूटर इंडिकेटर, और पॉल्यूटर इंडिकेशन में भी ये कौन सा पॉल्यूशन इंडिकेशन बढ़िया कर लेता है, एयर पॉल्यूशन। लाइकेन्स आर गुड एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डज नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेंट एरिया, कोई भी एरिया जो पॉल्यूटेंट होता है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एनसीईआरटी ने यहाँ नहीं लिखा है बट तुम ऐड करो सेंसिटिव टू SO2, तो जिस एरिया में SO2 का लेवल बढ़ेगा उस एरिया में लाइकेन समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन एक्चुअल में जब तुम पढ़ोगे ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहाँ तुम्हारा ये कवर हो जाएगा, हेल्थ एंड डिजीज, ये 12th में, ठीक। बट यहाँ पे देख लो RNA म्यूटेट एट फास्टर रेट, तो एक सिंपल सी बात ना, जब तुम पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो वहाँ पे बताया जाएगा RNA में म्यूटेशन फास्टर रेट से होता है एज कम्पेयर टू DNA। DNA इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू RNA, तो RNA म्यूटेशन फास्टर रेट से होता है, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, वायरसेस हैविंग RNA जीनोम एंड शार्टेड लाइफ स्पेन म्यूटेड एंड इवॉल्व फास्टर। तो वायरसेस जिनके पास RNA जीनोम होता है उनका लाइफ स्पेन शार्टर होता है। तो भाई देख ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, ठीक है, तो लाइफ स्कैन का कोई मुद्दा ही नहीं है। वैसे अगर इनके लाइफ स्कैन की बात करें तो ये एक मान लो RNA वायरसेस है, ये जैसे ही एक इन्फेक्ट करेगा तो RNA तो भीतर चला गया ना, वो रेप्लिकेशन में चला गया, तो ये वैसे ही खत्म हो गया, तो इनका लाइफ स्पेन शार्टर, चलो ठीक है। ये म्यूटेड, इनमें म्यूटेशन जल्दी होता है एंड इवॉल्व फास्टर। इन द राइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर इन द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें देखो RNA म्यूटेशन फास्टर रेट्स होता है, ये बात तो सही है।
वायरसेस जिनमें आरएनए का जीनोम होता है उनमें म्यूटेशन ज़्यादा तेज होगा और वो तेज़ी से फास्टर इवॉल्व करेंगे, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। इसी वजह से तुम देखोगे ना कि जो कोरोना वायरस का जो सीजन चल रहा था, कोविड-19 वाला जो वायरस था, उसमें तुम देखे थे ये वायरस आरएनए वाला था। इसी वजह से हर समय जिस जिस कंट्री में जाता था अलग अलग तरह के स्टेन बना लेता था। करेक्ट अबाउट वायराइड्स, वायराइड्स के बारे में करेक्ट क्या है? तो वायराइड्स क्या होता है? तो वायराइड्स इज अ फ्री आरएनए, या बोल सकते हो इन्फेक्शियस आरएनए। वायराइड्स आर इन्फेक्शियस आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। ठीक। डिजीज़ क्या काज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ काज करते हैं। खोजा किसने था? टीओ डाइनर ने। कब? 1971। चलो यहाँ देखो, दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट, तो यहाँ बोल दिया विद प्रोटीन कोट, ये गलत हो गया। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, तो ये बात क्या है? सही है। दे हैव डीएनए, ये डीएनए नहीं होता। दे हैव फ्री डीएनए, तो ये डीएनए नहीं होता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैड काउ डिजीज इन कैटल्स इज काज बाई एन ऑर्गेनिज्म विच आर, तो मैड काउ डिजीज़ का दूसरा नाम है बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी और काज्ड बाई प्रियॉन्स। ये डिजीज़ कौन काज करता है? प्रियॉन। तो इसमें देखते हैं प्रियान फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट, तो प्रियान तो फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट नहीं होता। फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट ये भी नहीं होता। ये कौन होता है? ये वायराइड्स होते हैं। वायराइड्स आर फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, बट मैड काउ डिजीज वायराइड्स नहीं काज करते हैं। वायराइड्स काज करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है। तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, प्रियॉन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एबनॉर्मल फोल्डेड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देख रहे हो एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन इनकरेक्ट है? प्रियॉन्स कंसिस्ट एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये बात तो सही है, प्रियॉन्स के पास एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। वायराइड लाइक अ प्रोटीन कोट, ये बात भी सही है, वायराइड्स के पास प्रोटीन कोट नहीं होता है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी बात सही है, वायरस हमेशा पैरासाइट्स होते हैं। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस इज प्रोटीन कोट, तो यहाँ पे ध्यान दो प्रोटीन कोट इन्फेक्शियस कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है। इनका जो इन्फेक्शियस कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस कंस्टिट्यूएंट होता है, और इनका जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए में भी आरएनए, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी। वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरस, वायराइड्स वायरस से कैसे डिफरेंट है? देख रहे हो, ये देख रहे हो नीट में ये जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, सारे में तुम एक चीज़ देखो कि सारे क्वेश्चन इन एनसीईआरटी है, कोई भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं गया। तो हमें क्या ही जरूरत है फालतू का आउट ऑफ एनसीईआरटी, मतलब मोटा मोटा इतना कंटेंट पढ़ने की, जब अपना काम एनसीईआरटी से हो जा रहा है। तो रीड एनसीईआरटी एटलीस्ट 25 टाइम्स बिफोर योर एग्जाम, आई सजेस्ट यू। मेरा भी नीट में सिलेक्शन हुआ था और मैंने 25 टाइम्स का, इससे ज़्यादा टाइम्स भी अपन एनसीईआरटी कवर किया, ठीक है। और अपने को तो इतना हो गया था कि एनसीईआरटी का एक चैप्टर ना रिवाइज करने के लिए 15 से 20 मिनट लगते थे। एनसीईआरटी का एक चैप्टर ना पूरा देखते ही रिवाइज हो जाता था, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग आएगी ना तब सिलेक्शन होगा। खैर यहाँ देखो क्वेश्चन देखो, वायराइड वायरस से डिफरेंट कैसे है? तो वायराइड्स में क्या होता है? तो वायराइड्स में देखो आरएनए होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता। वायरस में देखोगे तो प्रोटीन कोड भी होता है, प्रोटीन कोड भी प्रेजेंट होता है, आरएनए या डीएनए में से कोई एक भी प्रेजेंट होता है, ठीक। तो डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, तो वायराइड्स तो डीएनए मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। डीएनए मॉलिक्यूल वाले दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। वायराइड्स क्या होता है? आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट वायराइड्स, वायराइड्स के बारे में क्या रॉन्ग है? तो वायराइड्स होते क्या है? इन्फेक्शियस आरएनए है जिनमें प्रोटीन कोड होता नहीं है। दे काज इन्फेक्शन, ये बात सही है। और इस इन्फेक्शन में कौन सी डिजीज काज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अब तक 5 बार बोल चुका हूँ यार, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। देयर आरएनए ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, देख रहे हो रॉन्ग मिल गया, वहाँ पे मैंने लिखवाया था लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। दे लैक प्रोटीन कोड, ये बात सही है। दे आर स्मॉलर देन वायरस, ये बात भी सही है। तो गलत ऑप्शन होगा बी, गलत होगा बी स्टेटमेंट। तो सही आंसर होगा बी। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें भी कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना है? रॉन्ग। कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय WM बेजनिक, ये बात क्या है? करेक्ट है, ठीक है, ये बात क्या है? करेक्ट है, 1988 में ये हुआ था। मोजैक डिजीज टोबैको में अगर देखा जाए, और एड्स जो ह्यूमंस में होता है काज बाई वायरस, ये बात भी सही है, दोनों वायरस से होते हैं। और दोनों के वायरस में कॉमन चीज़ ये है कि दोनों के वायरस के पास आरएनए होता है। टीएमए भी आरएनए वाला है, एड्स भी आरएनए वाला है। वायराइड्स वर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोवस्की, यहाँ पे ध्यान दो, डीजे इवानोवस्की ने वायरस खोजा था, वायराइड्स नहीं। तो वायराइड्स किसने खोजा था? टीओ डाइनर। वायराइड्स किसने खोजा था? टीओ डाइनर ने वायराइड्स खोजा था। तो ये ऑप्शन गलत है, तो यही आंसर सही है। WM स्टैनले ने क्या किया? वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, ये स्टेटमेंट सही। विच ऑफ द फॉलोइंग सो कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर, तो कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड यहाँ पे फोटो में तुमने देखा था, फिर से दिखाता है। यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो, ये आरएनए है और ये आरएनए कैसे है? कॉइल्ड है, देखो कॉइल बना के रखा है। तो कॉइल्ड आरएनए किस में मिलेगा? टीएमवी में। सही आंसर इज टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस। वायरसेस है, वायरसेस के पास क्या होता है? बोथ डीएनए एंड आरएनए, किसी भी वायरस में नहीं होता, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। सिंगल क्रोमोसोम होता ही नहीं है, केवल डीएनए आरएनए होता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, ये सेल ही नहीं है, तो फिर न्यूक्लियस कहाँ से मिलेगा? डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन सही है। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं डीएनए और आरएनए विथ प्रोटीन कोट, तो यही पाया जाता है किस में? वायरसेस में। तो वायरसेस जो होते हैं उनमें डीएनए आरएनए होता है विथ प्रोटीन कोट। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई के बीच एक क्लोज एसोसिएशन होता है जिसको लाइकेन कहते हैं। अब इसमें फंगस के बारे में पूछा है, तो फंगस क्या करता है? फंगस रिलीज ऑक्सीजन फॉर एल्गा, गलत बात। फंजाई जो होता है, फंजाई जितने भी फंजाई होते हैं वो सारे के सारे या तो सैप्रोफाइट्स होंगे या सिम्बायोटिक होंगे,
ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते, तो खुद से फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं तो ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं करेंगे। फंजाई कभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता, तो ऑप्शन गलत है। फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर एल्गी, भाई आज तक फंजाई ने ऐसा कोई काम नहीं किया जब वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करे, ये केवल और केवल बैक्टीरिया करते हैं, ये भी गलत है। प्रोवाइड फूड फॉर एल्गा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा तो फूड कहाँ से देगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये देता क्या है, प्रोटेक्शन देता है, इनकरेज करता है एब्जॉर्प्शन फॉर एल्गी, एल्गी के लिए ये मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है, तो एल्गी के लिए मिनरल का और मिनरल के साथ साथ वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। इसके अलावा एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा लाइकेन की दो बातें और ध्यान रखनी होगी कि ये SO2 के लिए सेंसिटिव होते हैं और जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट एरिया में ये ग्रो नहीं करते, पॉल्यूटेंट एरिया में ये ग्रो नहीं करते, ठीक। तो देखो मैंने जितना पढ़ाया है सारे MCQs उसी से हो रहे हैं, तो व्हाट डू यू डू, करना क्या है, तो करना क्या है, एक बार जाके NCERT रीड करना और एटलीस्ट 100 MCQ सॉल्व करना, जिससे आपका ये कंसेप्ट बेहतर हो जाएगा। और आपने इतने पेशेंस से अभी तक अगर लेक्चर सुना है, यहाँ तक सुना है, तो थैंक यू सो मच, आपने कुछ तो सीखा।